कि मान लो तुमने खुद का सर्वर यूज करा। अब जिसके पता ही होगा कि व्हाट्सएप में, अब इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो जो भी हो, नाइट के टाइम पे या फिर नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो कुछ भी हो, कोई भी एप्लीकेशन पे दिन के टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा होता है कंपेयर टू ट्रैफिक एट मिडनाइट। तो मिडनाइट पे क्या होता है, सिस्टम तुम्हारा आइडल बैठा रहता है। ओके, तो उस टाइम पे अब क्या होगा कि तुम्हारा जो, अगर तुम कोई क्लाउड कंप्यूटर, कोई जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उनसे लोगे तो क्या होगा, जब भी तुम्हारा यूजर बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली स्केल होगा, एंड जैसे तुम्हारा यूजर्स कम हो जाएगा वो अपने आप श्रिंक हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है, द मोर यू यूज द मोर यू पे, द लेस यू यूज द लेस यू पे। तो क्या होगा कि तुम अकॉर्डिंगली पे करोगे, जैसे जो तुम्हारा सिस्टम ग्रो होगा या स्ट्रिंग होगा उसके अकॉर्डिंग तुम पे करते रहोगे, राइट। अगर तुम मान लो खुद का अगर सर्वर बैठा हुआ है तो क्या होगा, वो हमेशा चालू ही रहेगा। अब मान लो अचानक से तुमने तुमने एक सिस्टम बनाया, तुमने एक सर्वर खुद का बनाया, तो 200 मिलियन यूजर्स तक ले सकता है, यूजर्स को हैंडल कर सकता है। बट मान लो और 10 मिलियन यूजर्स हो गए, तो वो सिस्टम उन 10 मिलियन यूजर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, राइट। बट यही तो तुम कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लोगे तो क्या होगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो वो और सर्वर्स को ऐड अप करके उनको और जो 10 मिलियन यूजर्स है उनको एक्सेस दे देगा। बट तुम्हारा खुद का होगा तो डेफिनेटली नॉट, राइट। तो इस केस पे भी एक तुम्हारा डिसएडवांटेज है। अब मान लो रात के टाइम पे तुम्हारा सर्वर तो 200 मिलियन यूजर्स का है, बट ओनली 10 मिलियन यूजर्स आर करेंटली लाइव। तो बाकी जो 190 मिलियन यूजर्स का जो कैपेसिटी है या जो उसका कंप्यूटेशन पावर है वो वेस्ट हो रहा है, राइट। तो ये सब फायदा होता है कि अगर तुम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर यूज करते हो तो, कि अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी होता है कि इनको कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लेना चाहिए, लाइक AWS लेना चाहिए कि अश्योर लेना चाहिए कि GCP लेना चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम्हारा एप्लीकेशन का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको मोर ऑफ कंप्यूटिंग चाहिए फॉर लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑल दोस थिंग्स अगर तुमको चाहिए, then you can go with GCP। ओके, GCP इन चीजों पे ज्यादा बेटर है। अगर तुमको ज्यादा डेटा स्टोरेज जैसा पार्ट चाहिए, कि तुम्हारा कंप्यूटेशन पावर तो अच्छा चाहिए बट डेटा स्टोरेज वाला पार्ट भी अच्छा करना चाहिए, तो तुम उसके लिए अश्योर यूज कर सकते हो। तुमको दोनों मिड रेंज में चाहिए कि दोनों अच्छा अच्छा हो, कि दोनों ही ठीक ठाक हो, जो तुम्हारा कंप्यूटेशन है वो भी अच्छा हो, डेटाबेस स्टोरेज भी अच्छा हो, तुम उसके लिए तो कैन यूज AWS का। ये भी तुम्हारा ये सब्जेक्ट तुम्हारा 6 सेम पे रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग ये तुम्हारा इलेक्टिव पे रहेगा, यू कैन चूज इट अगर तुम करें। ओके, सो तो अभी मैं बता रहा था सर्वर के बारे में। तो वही सर्वर इज बेसिकली अ पावरफुल कंप्यूटर जो तुम्हारा सिटिंग एट अ डेटा सेंटर समवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट तुम्हारा कोई भी अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करेगा, एंड उसको उसके बेसिस पे वो एक रिस्पॉन्स रिवर्ट बैक करेगा, राइट। अब तुम कैसे बना सकते हो खुद का सर्वर, कैसे बनाते हो, जैसे कि तुम लोग ने पढ़ा होगा ना बैकएंड सर्वर, तुम खुद का अपना बैकएंड डेवलपमेंट करते हो, तो कैसे करते हो तुम, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी नोड जेएस यूज कर सकते हो, तुम पाइथन का डीजेंगो फ्लास्क यूज कर सकते हो, राइट। तुम जावा का स्प्रिंग बूट यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरह के तुम कुछ लैंग्वेजेस यूज करके खुद का सर्वर बना सकते हो एंड कहीं पर होस्ट कर सकते हो, राइट। तो द नेक्स्ट पार्ट इज डेटाबेसेस। कि डेटाबेसेस क्या है, डेटाबेसेस इज बेसिकली हाउ यू स्टोर द डेटा, कहाँ तुम अपना डेटा स्टोर करते हो उसको डेटाबेसेस बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं लाइक SQL एंड NoSQL, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द डेटाबेस इज वेयर ऑल द एक्चुअल डेटा एक्चुअली लिव्स। फॉर एग्जांपल अगर तुम अपने इंस्टाग्राम के हिसाब से लोगे तो डेटाबेस में क्या कर सकते हो, तुम्हारा अकाउंट डिटेल्स, तुम्हारे प्रेफरेंसेस, तुम्हारा कौन कौन सा रील्स पे लाइक किया है, कमेंट किया है, या फिर तुमने आज तक जो जो स्टोरी डाले वो आर्काइव पे स्टोर की है, या फिर तुमने जो जो आज तक पोस्ट डाला है, ठीक है। आजकल तो एक नया फीचर है ये इंस्टेंट्स। तो ऐसे में करके बहुत सारे तुम्हारे डेटा तुम्हारा एक्चुअली स्टोर हो। तो सर्वर क्या करता है, जब भी तुम्हारा क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजे सर्वर के पास पहुंचेगा, सर्वर को प्रोसेस करेगा कि एक्चुअली इसको चाहिए क्या। अगर
ऐसा कुछ चाहिए कि जो मुझे डेटा फेच करके देना है, तो डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस से मांगेगा कि तू मुझे ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे। फिर डेटाबेस वो वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करके सर्वर को देगा। देन सर्वर वाया यूजिंग द एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स और यूजिंग द इंटरनेट वो क्लाइंट को रिवॉर्ड बैक कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूजर टाइप्स यूआरएल, ब्राउजर सेंड एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, server receives request, processes the logic, server queries databases, gets data, server sends JSON response, browser renders। बताओ फिर एपीआई क्या होता है उस। सो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो व्हाट इट इज एक्चुअली की जो भी तुम्हारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट डायरेक्टली एचटीटीपी को जो मतलब कॉल करता है, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट वो भेजता है, दैट इज सेंट टू एन एपीआई एंड पॉइंट। ये एपीआई एंड पॉइंट क्या होता है? एपीआई एंड पॉइंट हमारा मतलब जो भी हमारा सर्वर एक एंड पॉइंट अपना छोड़ के रखता है कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट एनीवन कैन सेंड द रिक्वेस्ट एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो कोई भी क्लाइंट हमेशा जाके वो एपीआई एंड पॉइंट पे ही जाके कनेक्ट होता है। अगर जैसे कि उस दिन जैसे एग्जांपल लिए थे किचन वाला, कि तुम क्लाइंट हो, ओके, सर्वर कौन है जो प्रोसेस कर रहा है? किचन है। बीच में कौन ब्रिज है? जैसे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे क्या था? इंटरनेट था। तो यहाँ ये इंटरनेट वाले पोर्शन पे ही एपीआई रहता है। ओके, सो दी जो कि तुम्हारे और किचन के बीच में एक ब्रिज है, ब्रिज कौन था? वेटर था। ओके, तो दिस वेटर इज द एपीआई विच इज ब्रिज। एंड फिर एपीआई का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होता है मेन्यू। तो सिमिलरली जब तुमने क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजा, जिसकी गेट रिक्वेस्ट भेजा, तो वो गेट रिक्वेस्ट किससे भेजेगा? वो एपीआई के थ्रू भेजेगा एंड द प्रोटोकॉल ही वुड बी यूजिंग विल बी द एचटीटीपी प्रोटोकॉल वाया इंटरनेट। ओके, तो अब तुम्हारा बेसिकली चार तरह के रिक्वेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट तुम्हारा होता है कि कोई भी तुम्हारा क्लाइंट सर्वर से डेटा रिट्रीव कर रहा है, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग रहा है। व्हाट इज एपीआई? एपीआई में मैं बता रहा था कि एपीआई में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं। ओके, तो ये जो चार मेथड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव फोर मेथड्स अंडर एचटीटीपी। ये एचटीटीपी के पे ही कुछ मेथड्स है, फॉर एग्जांपल गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड। ओके, तो ये गेट मेथड क्या होता है? गेट मेथड इज बेसिकली वी यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सर्वर। कि मैं सर्वर से कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, डेटा फेच कर रहा हूँ, तो हम इसके लिए एचटीटीपी का गेट मेथड यूज करेंगे। अगर मान लो मेरे को कोई डेटा पोस्ट करना है, कोई डेटा को मेरे को हमारे डेटाबेस पे या सर्वर पर पोस्ट करना है, तो फॉर दैट आई वुड बी यूजिंग दी पोस्ट मेथड। ओके, अब पुट मेथड क्या है? पुट मेथड इज बेसिकली टू अपडेट इन डेटा। जैसे कि मान लो तुम्हारा इंस्टाग्राम में अकाउंट है, तुम उसमें कुछ डेटा को अपडेट करते हो, राइट? यू अपडेट योर बायो, यू अपडेट योर, यू चेंज योर आईडी, यू चेंज योर नेम, ऐसे तुम कुछ चेंजेस करते हो, राइट? तो ये क्या होता है, डेटाबेसेस में जाके चेंजेस हो रहा है, ये डेटा अपडेट हो रहा है, कुछ नया डेटा क्रिएट नहीं हो रहा, डेटा अपडेट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, हम इसके लिए यूज करेंगे पुट। पुट मेथड, एचटीटीपी का पुट मेथड। अगर मान लो कोई डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को इंस्टाग्राम से कोई अपने पोस्ट को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डिलीट मेथड। इससे क्या होगा, मेरा जो भी डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, सो अब ये सब मेथड्स हैं। अब जब भी जैसे कि तुमने कोई गेट मेथड या गेट मेथड से रिक्वेस्ट किया सर्वर से, वो फेचिंग इन डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो हमेशा डेटाबेस जो हमारा सर्वर है वो मोस्टली जेसन रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो जेसन रिस्पॉन्स क्या होता है, जिसकी मैंने लास्ट एपीआई वाले सेशन में भी बताया था, ये की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। की वैल्यू पेयर यहाँ पर क्या है, जिसकी फॉर एग्जांपल मेरा यूजर एक की है। अब इसका जो की वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, ये पर्टिकुलर यूजर का जो, ये जो मेरा की यूजर है, इसका वैल्यू क्या है? ये इसका वैल्यू खुद एक हमारा जेसन ही है। तो जेसन में क्या है, आईडी नेम। ओके, तो ये हमारा जेसन फॉर्मेट होता है कि किस फॉर्मेट पे हमारा डेटा वो रिटर्न करता है।
तो वो जेसन फॉर्मेट पे रिस्पॉन्ड करता है। अब जेसन फॉर्मेट जो होता है वो होता क्या है? वो होता है की वैल्यू पेयर्स। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आईडी और वन, यहाँ पर आईडी मेरा की है और उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू है वन। नेम मेरा की है एंड उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू है आर्यन। ओके, तो ये पूरा अब जब ये वाला एक स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट होगा आईडी एंड नेम। ओके, अब फॉर एग्जांपल यूजर, यूजर के अंदर यूजर मेरा एक की है एंड ये जो पूरा का पूरा एक की वैल्यू पेयर था आईडी नेम, ये पूरा मेरा यूजर का एसोसिएटेड वैल्यू है। ओके, तो इट्स वेरी सिमिलर टू hash maps in Java and dictionaries in Python. Okay. Okay. So next is monolith and microservices. This is monolith versus microservices. तो मोनोलिथ का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमारा सारा का सारा, देखो हम लोग का कोई एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज होते हैं, राइट? ठीक है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन सर्विस होता है, पेमेंट सर्विस होता है, फिर तुम्हारा नोटिफिकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, अलग अलग तरह के सर्विसेज होते हैं। तो अगर तुम किसी एक सिंगल सर्वर, अगर तुम सारे के सारे सर्विसेज के लिए सारे के सारे सर्वर सर्विसेज को एक सिंगल सर्वर से अगर होस्ट करते हो, सारे के सारे सर्विसेज को मतलब एक सिंगल सर्वर ही होस्ट कर रहा है, तो ये हमारा मोनोलिथ आर्किटेक्चर कहलाता है। ओके, कि देयर इज ओनली सिंगल, मोनो मीन सिंगल। ओके, तो हमारा सब कुछ एक सिंगल एक कॉम्पैक्ट सिस्टम के अंदर ही है। सारे सर्विसेज एक कॉम्पैक्ट सिस्टम के अंदर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिथ सिस्टम। ओके, और मोनोलिथ आर्किटेक्चर। तो इसके एडवांटेजेस तो कुछ नहीं है, डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। कैसे डिसएडवांटेज ज्यादा है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल पॉइंट फेलियर, कि अगर मान लो मेरा वो एक ही सिस्टम जो एक सिंगल सर्वर था वो अकेले फेल हो गया, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्या मतलब वन फेलियर इज इक्वल टू एवरीथिंग फेल्स। नेक्स्ट इज हार्ड टू स्केल इंडिविजुअल पार्ट्स। अब जैसे कि तुमको पता होगा सब कुछ एक सिंगल कॉम्पैक्ट सिस्टम के अंदर है, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अब जैसे कोई इंटरकनेक्टेड है, तुम कोई भी एक पार्ट को स्केल करना चाहोगे, तो उसके लिए तुमको उसके आसपास के को रिलेटेड या इंटर रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उनको भी, उसमें भी तुमको चेंजेस करना पड़ेगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस को स्केल करना, स्केल अप करना, स्केल डाउन करना बहुत डिफिकल्ट का वर्क है मोनोलिथ आर्किटेक्चर पे। ओके, इसका डिप्लॉयमेंट भी बहुत स्लो हो जाता है, बिकॉज सारे के सारे सर्विसेज एक ही सर्वर के अंदर है, तो जब हम डिप्लॉय करेंगे वो डिप्लॉय होने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। ओके, तो हमारा स्लो डिप्लॉयमेंट, हार्ड टू स्केल, वन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये हमारा हो गया मोनोलिथ सर्वर। मोनोलिथ सर्वर या मोनोलिथ सिस्टम और मोनोलिथ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज वर्ड से वेरी क्लियर है कि हर सर्विसेज के लिए एक अलग अलग माइक्रो सर्विस। जैसे कि ऑथेंटिकेशन सर्विस के लिए अलग सर्वर, वीडियो सर्विस के लिए अलग सर्वर, पेमेंट सर्विस के लिए अलग सर्वर, रिकमेंडेशन सर्विस के लिए अलग सर्वर, सब अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग सर्वर। तो इससे फायदा क्या है? तुम सारे के सारे सर्विसेज का इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हो। अब तुम इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट्स करोगे तो क्या होगा? वो लाइट वेट है, वो एक एक जो भी सर्वर है वो लाइट वेटेड है, तो डिप्लॉयमेंट फास्टर होगा। ओके, अब डिप्लॉयमेंट फास्टर होगा, राइट? अब तुमको मान लो किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को स्केल अप करना, तो डेफिनेटली तुमको वो उस पर्टिकुलर सर्विस का सर्वर को स्केल अप कर दो, तो तुम्हारा वो वाला सर्विस स्केल अप हो जाएगा। तो स्केल ओनली व्हाट यू नीड, अननेसेसरी स्केलिंग्स नहीं होगा। ओके, फास्ट आइसोलेशन, फॉल्ट आइसोलेशन। फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब किसी को पता है? तो फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया, मोनोलिथ सर्विस में क्या होता है कि सिंगल पॉइंट फेलियर है, कि अगर तुम्हारा कोई एक सर्विस में फॉल्ट हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारा फेल हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बट इसमें क्या है, यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज है एंड हर सर्विस का अलग अलग सर्वर है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर सर्विस पर भी अगर कुछ फॉल्ट होता है, कोई इशू आता है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको तुरंत हम वो वाले सर्विसेज को अलग कर देंगे, तो बाकी के सर्विसेज चालू रहेंगे। फॉर एग्जांपल
मान लो मेरा नोटिफिकेशन वाला जो सर्विस है उसमें कुछ फॉल्ट आया, कोई इशू आया। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये नोटिफिकेशन वाले सर्विस को, ये उसका जो सर्वर है, मैं उसको मेन सिस्टम से अलग कर दूंगा। बाकी के जो मेरे 5 सर्वर्स हैं वो मेरे कीप ऑन चलते रहेंगे। ठीक है। एंड तब तक नोटिफिकेशन वाला सर्विस को हम, जो भी उसमें बग आए होंगे, हम उसको डीबग कर सकते हैं। एंड आफ्टर, जब उससे सारे बग चल जाए, तो वी कैन अगेन combine it with the whole entire system, and वो हमारा सिस्टम वापस कंप्लीटली चालू हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है मोनोलिथ एंड माइक्रो सर्विसेज के बीच में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, मतलब एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द सेकेंड ईयर, तो उनको उनको डेटाबेसेस के बारे में पता ही होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने पढ़ा होगा। तो एंड एसक्यूएल भी उन लोगों ने किया ही होगा। तो व्हाट एसक्यूएल इज, एसक्यूएल इज बेसिकली तुम्हारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे, एक टेबुलर फॉर्म पे अगर कुछ तुम्हारा डेटा रहता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग का एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, तो अब अ, हमको अगर इसके बीच में कोई रिलेशंस चाहिए, कि इसको बोलते हैं एक रिलेशनल भी। ठीक है। रिलेशनल मतलब क्या हो गया, कि हर एक टेबल के बीच में, एक फॉर एग्जांपल तुम्हारा डेटाबेस है, तो उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगे, उसमें एक सिंगल टेबल तो डेफिनेटली नहीं होगा। मल्टीपल टेबल्स कैसे होंगे, तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुम्हारा अकाउंट का जो भी तुम्हारा यूजर आईडी, पासवर्ड, नेम, बायो, ये सब का एक अलग टेबल होगा। तुम इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट कर रही है, स्टोरी डाल रहे हो, ये कहीं और जाके स्टोर हो रहे होंगे, राइट। तो यही डिफरेंस है कि एसक्यूएल हमेशा स्ट्रक्चर्ड डेटा को रखता है। कोई तुम्हारा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट के डेटा को रखता है। जैसे कि हमारा जो भी यूजर आईडी हो गया, नेम हो गया, बायो हो गया, ये सब कुछ हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे है। तो ये हम एसक्यूएल डेटाबेस पे स्टोर कर सकते हैं। ये यूज होता है, बैंकिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एनालिटिक्स हो गया, और इसके कुछ टूल्स कहते हैं, माई स्केल हो गया, पोस्टग्रेल एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, ओरेकल एसक्यूएल हो गया। फिर इसमें कुछ एसिड प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ओके, और सारे जो टेबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। और व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टीज? हाँ, या ऐसे प्रॉपर्टीज होता है, ऐसे कि एटॉमिसिटी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी थ्रू द डेटाबेस, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। मतलब जैसे पहला है ऐसे प्रॉपर्टी का कि जितना भी डेटा है मेरा वो एक दूसरे से जैसे आइसोलेटेड रहेगा। तो आइसोलेशन का वो हो गया। एटॉमिसिटी मतलब एक सेल में एक डेटा हो सकता है, उसमें मल्टीपल डेटा एंट्री नहीं हो सकता है। फिर कंसिस्टेंसी मतलब कि जो वैलिड मेरा डेटा है वो वही सारा डेटाबेस में रहेगा, इनवैलिड डेटा को हम नहीं रखेंगे, सो इट विल बी कंसिस्टेंट। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि अगर मेरा सिस्टम फेलियर होता है तो भी मेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो मेरे डेटाबेस में, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है तो वहाँ शो करेगा, नहीं हुआ है तो वो शो नहीं करेगा इवन आफ्टर द सिस्टम फेलियर या पावर फेलियर हो गया। सो ऑल दिस आर द एसिड प्रॉपर्टीज। अच्छा, अच्छा, ये तो तुमने बताया एसिड प्रॉपर्टीज होता क्या है, व्हाई इज इट नीडेड इन सिस्टम डिजाइन? It is needed in system design to efficiently check the data कि मेरा जो डेटा है वो हमको उसको स्टोर करना है डेटाबेस में, तो मेरा डेटा वैलिड भी होना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि एक साथ अगर मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं, अकाउंट पे लॉगिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो वो भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन। करेक्ट। तो बेसिकली एसिड प्रॉपर्टीज जो तुमने बताया था वही है। एंड जस्ट टू ऐड, व्हाई इज इट एक्चुअली नीडेड इन सिस्टम डिजाइन? इट्स नीडेड कि तुम्हारा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, हम उस पे गारंटीड रिलायबिलिटी रख पाए, एंड जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है वो एक्यूरेट रहे। तो इससे हमारा क्या होगा, जो भी हमारा डेटा इंटीग्रिटी है, जो हमारा रिलायबिलिटी वाला पार्ट था, वो हमेशा हमारा सही रहेगा। इट वुड बी ऑलवेज गुड। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई इज एक्चुअली एसिड प्रॉपर्टीज नेम, व्हाई इज इट नीडेड इन एसक्यूएल डेटाबेसेस। नेक्स्ट इज नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या हो गया है, कि ये तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे नहीं रखता, ये कोई सा भी फॉर्मेट पे स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो अब क्या होता है
कि तुम्हारा जैसे कि यहाँ पर तुम जेसन फॉर्मेट पे स्टोर कर सकते हो या कोई भी फॉर्मेट पे स्टोर कर सकते हो। ओके। तो अच्छा, किसी को पता है कि अगर तुम कोई भी इमेज अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो फिर वो डेटाबेस पे कैसे स्टोर होता है? इमेजेस या जो भी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं, क्या वो डेटाबेस पे स्टोर होता है? पहला सवाल। मतलब कि तुम, जैसे कि कोई भी कंपनीज होती है, तो मैंने तो क्या बताया था कि सारी की सारी कंपनीज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज करती है। खुद का कभी भी वो लोग सर्विस नहीं रखते। तो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास इनका खुद का सर्वर्स भी होता है, उनका खुद का डेटाबेसेस भी होता है एंड उनका खुद का स्टोरेजेस भी होता है। कभी भी ये जो इमेजेस हो गए या वीडियोस हो गए, ये डेटाबेस पे स्टोर नहीं होते। ये सारे के सारे जाके स्टोर होते हैं स्टोरेज में। एंड स्टोरेज में वो किस लोकेशन पे जाके स्टोर हुए हैं, उनका इंडेक्स या उनका रेफरेंस या उनका जो लोकेशन होता है, वो पर्टिकुलर रेफरेंस आके डेटाबेस पे मैप होके डेटाबेस पे स्टोर होता है। कि फॉर एग्जांपल, कि तुम्हारा डेटाबेस का टेबल बन रहा है कि तुम्हारी ये पोस्ट नंबर 1 है, फर्स्ट कॉलम पे मान लो पोस्ट नंबर 1, एंड उसके जो सेकंड कॉलम होगा, सेकंड कॉलम पे स्टोर होगा कि वो स्टोरेज के, जो उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जो स्टोरेज था, वो स्टोरेज के कौन से रेफरेंस पे, मतलब कौन से लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो डेटाबेसेस ओनली स्टोर द लोकेशन एट विच योर वीडियोज और फोटोज हैव बीन केप्ट। डेटाबेसेस कभी भी तुम्हारे इमेजेस या उसको स्टोर नहीं करता। तो जब भी तुम कोई रिक्वेस्ट डालते हो कि तुमको अपना पोस्ट देखना है, जैसे कि तुम अपना प्रोफाइल पे जाते हो, तो क्या होता है, तो गेट रिक्वेस्ट हिट होगा सर्वर को, सर्वर वो रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस को, डेटाबेस फिर जाके चेक करेगा कि वो किस लोकेशन पे स्टोर्ड है ये तुम्हारा पोस्ट। फिर वो वाला लोकेशन में जाएगा, मतलब स्टोरेज के वो वाले लोकेशन पे जाएगा, वहां से वो डेटा उठा के लाके डेटाबेस फिर क्या इसको दे देगा, सर्वर को दे देगा। फिर सर्वर वो वाला डेटा रेंडर करके फ्रंट एंड को दे देगा, देन फ्रंट एंड उसको डिस्प्ले करेगा। समझ आया? तुम्हारा जो इमेजेस है या जो वीडियोस है, वो कैसे इंस्टाग्राम या कोई सा भी वेबसाइट तुम्हारा स्टोर करता है, डेटाबेसेस पे कभी भी स्टोर नहीं होती ये सब चीजें। सो अब जैसे कि क्या होता है यूज फॉर सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, आईओटी, एग्जांपल क्या है, मोंगोडीबी, रेडिस, कैसेंड्रा, फ्लेक्सिबल स्कीमा, ह्यूज स्केल, एंड ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में बहुत अच्छा काम आता है। ओके। तो नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे स्केलेबिलिटी। हाउ इज एक्चुअली स्केलिंग डन इन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशंस का स्केलिंग कैसे होता है। ओके। तो किसी ने आज तक वर्टिकल स्केलिंग या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सुना है? व्हाट इट इज, एंड इन दोनों में से प्रेफर्ड कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड होता है? यार पीपीटी देख के बता दो यार, पीपीटी में दिख रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं। सो अब हमारा स्केलिंग करने के लिए दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज वर्टिकल स्केलिंग, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है कि जो तुम्हारा सिंगल सर्वर है, तुम उसी को बड़ा बनाते जाओ, बड़ा बनाते जाओ, बड़ा बनाते जाओ। कि तुम एक ही सर्वर के अंदर सीपीयू को ऐड करते जाओ, रैम को ऐड करते जाओ, स्टोरेज को ऐड करते जाओ। बट इसका भी एक कुछ पॉइंट, एक लिमिट है ना, कि इतना तक ही वो एक्सटेंड हो सकता है, उसके बाद तो वो एक्सटेंड हो नहीं पाएगा। तो इसका एक लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि अगर एक सिस्टम क्रैश हुआ, मतलब पूरा का मतलब एक सर्वर क्रैश हुआ, तो पूरा का पूरा सिस्टम गॉन। ओके। अब जैसे कि तुमको पता होता है कि जैसे कि तुम ऐड ऑन करते रहोगे, तो उसका कॉस्ट बढ़ता रहेगा। ओके। बहुत एक्सपेंसिव होता रहेगा वो हार्डवेयर कॉस्ट। तो इसलिए वर्टिकल स्केलिंग प्रिफर्ड नहीं होता, प्रिफर्ड होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। कि तुम एक सर्वर को ही ज्यादा बड़ा बना दो, उससे अच्छा है मल्टीपल सर्वर्स रख लो। ओके। तो ये, इसमें क्या होता है कि तुम इससे क्या कर सकते हो कि तुम जो भी तुम्हारा लोड होता है, अब तुम्हारा मान लो 1 मिलियन यूजर्स अचानक से आते हैं, तो वर्टिकल स्केलिंग करोगे तो क्या होगा, वो एक सिंगल सर्वर पे 1 मिलियन यूजर्स एक बार पे हिट होंगे।
बट अगर तुम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करोगे तो क्या करोगे, मल्टीपल सर्वर्स है, मान लो कि 10 सर्वर है तुम्हारे पास, तुम 1 बिलियन जो यूजर्स आ रहे हैं तुम उनको 10 डिफरेंट 10 डिफरेंट सर्वर्स पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, राइट। और 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है, और तुम्हारे पास 10 सर्वर्स है, तो हर सर्वर पे लोड कितना जा रहा है, जस्ट 1 लाख यूजर्स। ओके, तो इससे क्या होता है, तुम्हारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी कम हो जाता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 10 सर्वर्स है, 10 सर्वर्स में से मान लो तुम्हारा 5 सर्वर फेल हो गया, जो कभी होता नहीं है इतने लार्ज नंबर पे कभी भी फेल, मान लो 5 फेल हो गया, बट देन ऑल्सो स्टिल यू हैव 5 सर्वर्स अलाइव। तो तुम्हारा क्या होगा, ये 5 सर्वर्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है, इसमें क्या होगा, तुम बहुत ज्यादा स्केलिंग कर सकते हो, तुमको जितना चाहिए तुम उतना स्केल कर सकते हो। ओके, अब नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो अब तुम्हारा एक सिंगल सर्वर नहीं है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास बहुत सारे सर्वर्स है, तो अगर एक सर्वर फेल भी होगा जो मैं बताया, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा। ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। ओके, तो नेक्स्ट इज लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, इस बेसिकली लाइक ट्रैफिक पुलिस, कि तुम्हारा लोड को, जो भी तुम्हारा ट्रैफिक है उसको मल्टीपल सर्वर्स पे, अलग अलग सर्वर्स पे रीडायरेक्ट कर देगा। ओके, तो यही काम होता है लोड बैलेंसर का। जैसे कि यूजर बनाया तो इसको सर्वर 1 पे डाल दिया, यूजर 2 आया तो उसको सर्वर 2 पे डाल दिया, यूजर 3 आया तो उसको सर्वर 3 पे डाल दिया। ओके, तो ऐसे करके लोड बैलेंसर काम करता है कि जो भी उसके पास नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, जो भी उसके पास लोड आ रहा है, वो उनको रीडायरेक्ट कर दे रहा है डिफरेंट सर्वर्स पे। ओके, सो व्हाट इज कैचिंग। सो कैचिंग क्या होता है कि तुम्हारा जो भी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है उनको वो स्टोर करता है। जैसे कि मान लो अगर तुम हर एक रिक्वेस्ट के लिए बार बार डेटाबेस को हिट करोगे तो क्या होगा, पहले बात तो डेटाबेस से जाने में तुमको टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, वहां से रिस्पॉन्स आने में टाइम कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है, राइट। तो एंड अगर तुम बार बार अगर डेटाबेस को हिट करोगे तो क्या होगा, डेटाबेस ओवरलोड होगा, उस पर ज्यादा रिक्वेस्ट जाएगा तो वो ओवरलोड होगा। फॉर दैट वी यूज कैच। अब कैच के लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, रेडिस। ठीक है, जैसे कि हमारा एसक्यूएल के लिए अलग अलग हमारे पास टूल्स है, फॉर एग्जांपल हमारा माइस के लिए, ओरेकल के लिए, पोस्टग्रेस के लिए, फॉर एग्जांपल वैसे सिमिलरली कैच हमारा, कैच फॉर कैच वी हैव रेडिस। कि रेडिस क्या करता है कि तुम्हारा जो भी फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसको तुम्हारे ही, क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा वेबसाइट का कैच होता है, राइट, कैच मेमोरीज होता है, उस पे वो स्टोर करता है। तो क्या होता है, उससे तुम्हारे डिवाइस से ही जो तुम्हारा डेटा तुम बार बार यूज कर रहे हो उस डेटा को वो कैच में स्टोर करेगा एंड उधर से वो फेच कर लेगा। तो उससे क्या होगा, कैच से डेटा को लेना बहुत फास्टर होता है कंपैरेटिवली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा 500 ms अगर लग रहा है डेटाबेस से लेने पे, तो वो 50 टाइम्स लेस 10 ms में ही वो डेटा कैच से फेच कर लेगा। तो डेटाबेस पे लोड भी कम पड़ेगा, तो क्या होगा, डेटाबेस क्रैश होने का चांसेस भी कम होगा। तो वैसे ही डेटाबेस रेडिस जो होता है वो इन मेमोरी डेटा स्टोरेज, जैसे कि मैंने बताया, ये भी की वैल्यू पेयर ही स्टोर करता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस लाइक ट्विटर, गिटहब, नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ रेडिस यूज करते हैं। ठीक है, एंड बहुत कम मिली सेकेंड्स में डेटा रीड होता है। ओके, तो नेक्स्ट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सीडीएन। अब सीडीएन क्या होता है कि मान लो नेटफ्लिक्स का एक सर्वर है यूएसए पे, तो यूएसए वाले लोग अगर डेटा को रिक्वेस्ट करेंगे, डेटा फेच करेंगे, तो डेटा बहुत जल्दी उनको मिल जाएगा। ओके, बट अगर तुम इंडिया में बैठ के वो डेटा को फेच करने का ट्राई करोगे तो तुम्हारा लेटेंसी बहुत हाई होगा, तुमको बहुत रिस्पॉन्स टाइम बहुत आएगा, तुमको बहुत बाद मिलेगा रिस्पॉन्स, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता है कंपनी, कि अपने सर्वर्स को मल्टीपल लोकेशंस पे रखता है, अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करते हैं। एंड तुमको जब भी तुम क्या बोलते हैं, कोई डेटा फेच करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे सबसे नियरेस्ट में जो सर्वर है तुमको डेटा वहां से मिलेगा। ओके, तब इसमें क्या होता है कि किसी को डीएनएस लुकअप पता है, डीएनएस कि नेटफ्लिक्स का पहले तो एक आईपी एड्रेस क्या है, वो डीएनएस लुकअप से फाइंड आउट होता है। डीएनएस लुकअप में डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम पे ये जो तुम्हारा netflix.com जो डोमेन है, इसके एसोसिएटेड कौन सा तुम्हारा आईएसपी, मतलब जो तुम्हारा
आईपी एड्रेस है वो तुमको मिलेगा। तो वो आईपी एड्रेस, जो भी तुम्हारे नियरेस्ट सर्विस का आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस तुम्हारे को वो डीएनएस लुकअप देगा। फिर तुम उस आईपी एड्रेस में जाओगे, मतलब तुम अपने लोकेशन से नियरेस्ट में जो तुम्हारे पास जो उस पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर डोमेन का जो भी सर्वर है, तुम उस पर हिट करोगे, फिर वहां से डेटा लोगे। तो ये होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की। तुम्हारा जो डेटा है तुमको एक लोकेशन पे ना रख के सेम डेटा को तुम मल्टीपल लोकेशन पे रखते हो, तो यूजर्स अपने नियरेस्ट वाले से एक्सेस कर पाए, एंड ओवरऑल जो एवरेज जो तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, एंड ग्लोबल रीच भी बढ़ जाता है। तो क्या होता है, 10x फास्टर कंटेंट सर्व फ्रॉम नियरेस्ट सर्वर, ग्लोबल रीच, 300 प्लस एज लोकेशन वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। ओके, एंड फिर लोअर कॉस्ट कि तुम्हारा एक होता है डीडोस प्रोटेक्शन, कि ये तुम्हारा जो भी अटैक्स होता है वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। देन द थिंग इज लोअर कॉस्ट, कि जो भी तुम्हारा, एक मान लो अगर तुम्हारा सिंगल एक ओरिजिन सर्वर है, इस ओरिजिन सर्वर का जो भी डेटा तुम नेटफ्लिक्स इस ओरिजिन लेवल सर्वर पे डेटा सारा स्टोर कर रहा है, फिर ये सारे के सारे सर्वर्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब तुमसे क्या हो रहा है, अगर सारे के सारे, अगर यूजर्स इस सिंगल सर्वर को हिट करेंगे, तो क्या होगा, इस सर्वर क्रैश करने का भी चांसेस रहेगा, इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। तो इससे इससे फायदामंद क्या होता है कि तुम मल्टीपल सर्वर्स लगा दो एंड मल्टीपल लोकेशन पे लगा दो, तो यूजर अपने नियरेस्ट लोकेशन से ले लेगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। नेक्स्ट इज मैसेजिंग क्यूज। ठीक है, अब मैसेजिंग क्यूज क्या होता है, कि जैसे कि तुम कुछ भी अगर करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे पोस्ट ऑफिस का लेते हो, कि तुम कोई लेटर ड्रॉप किए, तो पोस्ट ऑफिस उसको स्टोर करेगा, देन डिलीवरी मैन उसको पिक करेगा एंड फिर उसको डिलीवर करेगा। तो ये एक सारे के सारे वर्क एक साथ नहीं होते हैं, वो वन बाय वन सीक्वेंस में होता है। क्या होता है कि जो भी तुम्हारा टास्क होता है वो क्यू में स्टोर होता है। ये टास्क होगा, देन ये टास्क होगा, देन ये टास्क होगा, देन ये टास्क होगा। तो उससे सर्वर पे ज्यादा एक बार लोड भी नहीं पड़ता। ओके, देन सेकेंडली तुम्हारा क्या होगा, कि तुम्हारे वो पर्टिकुलर फॉर्मेट पे जाएगा, तो तुम्हारी रिलायबिलिटी भी मेंटेन होगा। तो इसके लिए तुम वी यूज मोस्टली कैफका, अपाचे का कैफका जो टूल होता है वो हम यूज करते हैं फॉर मैसेजिंग क्यू। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्लेस ऑर्डर, क्यू में गया, इन्वेंटरी, पेमेंट, ईमेल, ऑल हैपन एसिंग, कि तुम्हारा एक एक करके होगा। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद इन्वेंटरी में जाएगा, पेमेंट होगा, ईमेल होगा, ये सब तुम्हारा एक एक करके होगा। ये सारे के सारे जो टास्क है, ये कैफका पे एक क्यू के फॉर्मेट पे स्टोर्ड है। वीडियो प्रोसेसिंग में भी अपलोड वीडियो क्यू, फिर वो ट्रांसकोडिंग होगा, थंबनेल होगा, सीडीएन अपलोड होगा। ठीक है, ये चीजें होंगे वीडियो प्रोसेसिंग में। देन कम्स इन नोटिफिकेशन। ओके, देन नोटिफिकेशन में क्या है, यूजर एक्शन, कि तुम्हारा कोई भी अगर यूजर एक्शन लेगा तो उसका क्यू पे जाएगा, फिर उसके रेस्पेक्टिवली ईमेल या एसएमएस सेंड होगा, राइट। तो ये सब कुछ कैसे होता है, एक मैसेजिंग क्यू से होता है, एंड फॉर दैट वी यूज अपाचे कैफका। नेक्स्ट इज नेटफ्लिक्स का सिस्टम। तो नेटफ्लिक्स में कुछ कॉमन की स्टार्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कि हमारा नेटफ्लिक्स में टोटल ऑफ अराउंड 220 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। कंट्रीज 195 प्लस कंट्रीज। कितने टोटल टाइटल्स है, मतलब कितने नंबर ऑफ उसमें डेटा ये प्रेजेंट है, कि लाइक फॉर एग्जांपल 15,000 प्लस, मतलब 15,000 प्लस यूनिक मूवीज, वेब सीरीजेस, अलग अलग चीजें प्रेजेंट है। एंड ये सोचो इनके अंदर भी अलग अलग लैंग्वेजेस जो प्रेजेंट है, अलग अलग रिजोल्यूशंस पर प्रेजेंट है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारा हर दिन नेटफ्लिक्स पे 700 प्लस टेराबाइट्स ऑफ डेटा अपलोड होता है, मतलब न्यू डेटा आता है नेटफ्लिक्स पे, एंड इसका अप टाइम स्टिल 99.99% है। तो कैसे करता है नेटफ्लिक्स ये सब इन चीजों को, तो विल बी सीइंग ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि नेटफ्लिक्स का हाई लेवल एक आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि ऊपर ऊपर से क्या होता है। तुमने मान लो तुम लैपटॉप से आ रहे हो या मोबाइल से आ रहे हो, टीवी से आ रहे हो या कुछ भी करके आ रहे हो, तो क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा सीडीएम पे सर्विसेज पे तुम जाओगे। देन यहाँ से तुम्हारा एपीआई गेटवे होगा, एंड अलग अलग सर्विसेज तुम जाके फिट करोगे। ठीक है, सीडीएम के एज सर्विसेज बोला, जैसे कि तुम्हारे लोकेशन से सबसे नजदीक में कौन से सर्वर्स है, तुम उन पे जाके फिट करोगे। देन वहां से तुम एपीआई गेटवे यूज करके अलग अलग सर्विसेज पे
यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल और सर्विस हो गया, वीडियो सर्विस हो गया, यूजर सर्विस हो गया, ऐसे करके। ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है जब भी तुम प्ले बटन को क्लिक करते हो नेटफ्लिक्स पे, तो क्या होता है? सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला डीएनएस लुकअप होता है, जैसे मैंने बताया था डीएनएस लुकअप का मतलब होता है कि अपना नियरेस्ट सीडीएन का सर्वर खोज के देना। ओके, तो दिस कम्स अंडर डीएनएस लुकअप। ओके। सेकंड थिंग इज ऑथेंटिकेशन चेक, ऑथ चेक। ऑथ चेक क्या होता है कि तुम्हारा जो भी तुम लॉग इन कर रहे हो, कि तुम ये वेरीफाइड लॉग इन है कि नहीं, कि तुमने सच में सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि नहीं है, तो ये ऑथ चेक के अंदर आता है। अच्छा जी, जेडब्ल्यू टी टोकन क्या होता है, किसी को पता है? जेडब्ल्यू टी टोकन बेसिकली तुम्हारा जब भी तुम्हारा ऑथेंटिकेशन होता है, तो तुम्हारा सर्वर, तुम्हारा जो ऑथेंटिकेशन सर्विस वाले सर्वर होते हैं, वो एक जेडब्ल्यू टी टोकन रिस्पॉन्ड करते हैं। ये रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है कि दिस इज बेसिकली इन टोकन जहाँ से तुम वेरीफाइड हो सकते हो कि हाँ, कि ये एक वेरिफिकेशन टोकन है कि यस, दिस अकाउंट और दिस पर्टिकुलर यूजर इज वेरीफाइड। तो ये जब भी तुम्हारे ये जेडब्ल्यू टोकन क्या होता है, आके तुम्हारे जो भी ब्राउजर होता है या फिर जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन का जो डेटा होता है उसमें आके, जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन जो स्टोरेज यूज करता है ना ऑन एनी ऑफ दी डिवाइसेस, बी इट बी मोबाइल, लैपटॉप और एनीथिंग, तो उधर आके जेडब्ल्यूटी टोकन स्टोर हो जाता है। तो whenever you open that particular application, जैसे तुम नेटफ्लिक्स से एप्लीकेशन खोलोगे, तो नेटफ्लिक्स बार बार तुमको लॉग इन करने नहीं बोलता। वो तुम्हारा जेडब्ल्यूटी चेक कर लेता है कि तुम्हारा जेडब्ल्यूटी टोकन जो है उसके बाद वो वेरीफाइड है कि नहीं है। अगर वो वेरीफाइड है तो तुमको वो एक्सेस दे देगा। अभी जेडब्ल्यूटी टोकन में क्या होता है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बोलता है। फॉर एग्जाम्पल वैलिडिटी इसका 10 डेज होता है या 15 डेज होता है। बट अगर तुम लॉग इन करके रखते हो या डेली यूज करते हो तो क्या होता है, इसका वैलिडिटी बढ़ जाता है। तो इस तरह से तुम्हारा होता है, जैसे कि तुम बहुत बार देखोगे ना कि तुम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स यूज करते हो, 10-15 दिन बाद तुम उसको लॉग इन करके देखोगे, देख लो तुम लॉग आउट हो चुके हो ऑलरेडी। तो क्यों होता है कि तुम्हारा जेडब्ल्यूटी टोकन एक्सपायर हो गया। तो ऐसे करके तुम्हारा ऑथेंटिकेशन चेक वर्क करता है। देन तुम्हारा जो तुम्हारा सीडीएन है, सीडीएन से जो तुमको सर्वर मिला है, वो तुमको यूआई रिटर्न करेगा। ठीक है। फिर तुम एपीआई कॉल करोगे, एपीआई कॉल करके तुम फिर माइक्रो सर्विसेज में जाओगे, ऑथेंटिकेशन होगा, यूजर्स होगा, रिकमेंडेशन इंजन चलेंगे, सर्विसेज चलेगा। ठीक है। अब ये वीडियो मैनिफेस्ट क्या होता है? वीडियो मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है? वीडियो सर्विस रिटर्न स्ट्रीमिंग मैनिफेस्ट यूआरएल, कि तुम भी जो भी तुम डेटा को देख रहे हो, वो तुमको उसको रिटर्न करता है। ओके। वीडियो चंक्स, अब वीडियो चंक्स क्या होता है? हमारा तुम्हारा 3 घंटे का मूवी है, तो ये पूरा 3 घंटे का मूवी एक साथ में तुम्हारा रेंडर नहीं होता, एक साथ तो तुम्हारा रिस्पॉन्ड नहीं जाता। तुम्हारा सर्वर क्या करता है, उसको अलग अलग चंक्स में ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 4 सेकंड या 5 सेकंड के चंक्स में ब्रेक करता है जनरली। इसमें 4 सेकंड का चंक होता है, तो 4 सेकंड के चंक में तुम्हारा डेटा को ब्रेक कर देता है वो, एंड ब्रेक करके तुम्हारा एप्लीकेशन को भेजता रहता है। इससे बहुत बार तुम देखते होगे कि जब भी तुम्हारा मान लो तुम्हारा इंटरनेट जा चुका है, इंटरनेट जाने के बाद भी 10-12 सेकंड तक या फिर 30-40 सेकंड तक वो तुम्हारा जो स्ट्रीमिंग है वो चलता रहता है। उसके बाद वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो बाद में फिर बफर होने लग जाता है, क्योंकि उसके बाद के चंक उसके पास नहीं है। तो ऐसे करके वो चंक बाय चंक डेटा भेजता रहता है। ओके। तो अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि अडेप्टिव बाइट रेट। अडेप्टिव बाइट रेट मतलब एबीआर। एबीआर क्या होगा कि तुम्हारा जब भी तुम जो क्वालिटी वाला पार्ट होता है, तुम उसको अगर ऑटोमेटिक में अगर चूज कर करते हो, तो तुम्हारा जैसा तुम्हारा इंटरनेट स्पीड होगा, उसके बेसिस पे वैसा ही रेजोल्यूशन का डेटा, मतलब वैसा ही रेजोल्यूशन का चंक तुम्हारा सर्वर से लाके तुमको रेंडर करके देगा। अगर ये देखिए, अगर तुम्हारा ऑटोमेटिक वाला यूज करोगे, तुम्हारा बफरिंग कम होता है, तुम्हारा स्ट्रीमिंग चलता रहता है, बट क्वालिटी अप डाउन होता रहता है। व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ अडेप्टिव बाइट रेट। ओके। अगर तुम फिक्स कर देते कि तुमको 4K या फिर 1080p पे ही वीडियो स्ट्रीमिंग करना है, तो क्या होता है कि कुछ चंक्स के बाद जब तुम्हारा इंटरनेट स्लो होता है, जब तुम्हारा और एडिशनल चंक्स आ नहीं पाते तुम्हारे सर्वर से, तो तुम्हारा बफरिंग होने लगता है। ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ दिस थिंग वर्क। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज, इसके अंदर पाइपलाइन क्या होता है, स्ट्रीमिंग पाइपलाइन क्या होता है, कि तुम्हारा कोई भी रॉ डेटा, कोई भी रॉ वीडियो है, 4K में मान लो, फिर क्या होगा, वो अलग अलग फॉर्मेट पे ट्रांसकोड होगा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, लाइक 100+ फॉर्मेट, तो वो ट्रांसकोड होगा। देन उसका क्वालिटी वैलिडेशन होगा। एंड ये क्वालिटी वैलिडेशन कैसे होता है? ये होता है बेस्ड अपॉन
कि तुम्हारा जो भी तुम क्वालिटी अपलोड करने का ट्राई कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर क्वालिटी के साथ मैच होता है कि नहीं होता है, उस वैलिडेशन होता है। देन होता है वो जाके Amazon के S3 स्टोरेज पे स्टोर हो जाता है। नेटफ्लिक्स यहाँ पर Amazon का AWS सर्वर यूज करता है, इसलिए वो Amazon का S3 स्टोरेज यूज करता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, इंस्टाग्राम में जैसे कि तुम पोस्ट या वीडियो स्टोर करते हो तो वो स्टोरेज पे जाके स्टोर होता है। तो सिमिलरली तुम जो भी वीडियो नेटफ्लिक्स अपलोड करता है वो सब कुछ Amazon के S3 स्टोरेज में जाके अपलोड होता है, देन वहां से अलग अलग सीडीएन के डिस्ट्रीब्यूशन पे चल जाता है। अब ये कैसे जाता है, तो नेटफ्लिक्स के बहुत सारे आईएसपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि रात के टाइम पे जब सर्वर्स पे लोड कम होता है तो नेटफ्लिक्स क्या करता है कि जो भी मूवीज या फिर जो भी वेब सीरीज है जो मोस्ट वॉच्ड है, वो मोस्ट वॉच वेब सीरीज या मूवीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, सारे के सारे सीडीएन के सर्वर्स पर पुश कर देता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज कि अब ये प्लेबैक पाइपलाइन होता क्या है। एबीएस स्ट्रीमिंग जो मैंने बताया था, एडिटिव बाइट रेट, चंक ट्रांसफर जो भी मैंने बताया था। ओके, सो अब नेक्स्ट है डीआरएम प्रोटेक्शन। डीआरएम प्रोटेक्शन मतलब क्या हो गया कि जो भी होता है ना कि पायरेसी, कि बहुत लोग पायरेसी करने का ट्राई करते हैं, दे ट्राई टू स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब नेटफ्लिक्स को स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ट्राई करते हैं। तो ये सब से वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है यूजिंग द डीआरएम प्रोटेक्शन। देन नेक्स्ट इज कोडेक मैजिक। अब ये कोडेक मैजिक क्या होता है, तुम लोग ने ये भी देखा होगा कि बहुत बार होता है कि तुम्हारा डेटा कम यूज कर रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छा आ रहा है, लाइक समथिंग काइंड ऑफ लाइट वर्जन। तो ये होता है इससे कि तुम्हारा बैंडविड्थ तुम्हारा कम हो जाता है लेकिन तुम्हारा क्वालिटी वही मेंटेन होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज ये नेटफ्लिक्स के माइक्रो सर्विसेज कैसे हैं, तो इसके बहुत सारे लाइक 1000+ सर्विसेज है। मेजरली है तुम्हारा एपीआई गेटवे, सेकंड इज ऑथ सर्विस, थर्ड इज यूजर सर्विस, वीडियो सर्विस, रिकमेंडेशन इंजन। रिकमेंडेशन इंजन में एमएल मॉडल्स होता है या फिर उनका अलग से खुद का। अ, अब ये एमएल मॉडल ट्रेन कैसे होता है, एमएल मॉडल ट्रेन से होते हैं बहुत सारे चीजों से, जैसे कि तुमने क्या क्या अलग अलग देखा, कैसा कैसा तुमने मूवीज देखा या किस टाइप के मूवीज देखे, या फिर किस किस पोर्शन पे तुमने रिवाइंड करके देखा। ये बहुत लोगों को लगता है कि इस पे रिकमेंडेशन नहीं आता, बट इसमें भी रिकमेंडेशन आता है। क्योंकि तुमने कोई मूवी देखा, तुमने उस मूवी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को बार बार रिवाइंड करके देखा, तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ तुमको ये वाला पार्ट पसंद आ रहा है। तो उसके बेसिस पे भी वो रिकमेंडेशन इंजन चलता है। एंड तुमने क्या क्या सर्च किया उससे भी रिकमेंडेशन होता है। फिर कुछ बिलिंग सर्विसेज होता है कि तुम्हारा जो सब्सक्रिप्शन का बिल होता है उसके सब्सक्रिप्शन होता है, उसके बिलिंग सर्विसेज होता है। ओके, तो अब जैसे कि इसमें बताया था कि नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन कैसे चलता है। वॉच हिस्ट्री, सर्च क्वेरीज, पॉज रिवॉन्ड पॉइंट्स, टाइम ऑफ डे कि तुम कितने बजे देखते हो, डिवाइस सेट कि तुम किस डिवाइस पे देखते हो, फिर उस पर्टिकुलर मूवी का रेटिंग्स कितना है कि तुमको किस रेटिंग्स की मूवी ज्यादा पसंद आती है, वो सब चीजें भी है। तो अलग अलग तरह के एमएल मॉडल यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोलाबोरेटिव फिल्टरिंग, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, डीप न्यूरल नेटवर्क, एबी टेस्टिंग इंजन, रियल टाइम पर्सनलाइजेशन। ये अलग अलग तरह के एमएल मॉडल्स है, इनको यूज करके नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब नेटफ्लिक्स वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सीडीएन है, क्योंकि इसका जो सीडीएन के जो सर्वर्स है ये 6000+ लोकेशन पे सिचुएटेड है। एंड ये 150+ कंट्रीज में भी है। एंड जो भी ग्लोबल का जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक है 15% नेटफ्लिक्स के कारण ही है। ठीक है, एंड इसका जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का बहुत बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर नाइट लो ट्रैफिक पे टाइम क्या होता है, नेटफ्लिक्स फ्री पुशेस पॉपुलर कंटेंट टू आईएसपी सर्वर्स वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। वीडियो स्ट्रीमिंग कैसे करता है वो भी मैंने बताया। यूजर हिट प्ले तो कैसे होता है वो भी बताया था। एडेप्टिव क्वालिटी मैंने जो बताया था, एडेप्टिव बाइट रेट, एबीआर, वो भी मैंने बताया। ओके, तो अब कुछ एसेंशियल सिस्टम डिजाइन के टर्म्स क्या क्या है, वो है फॉर एग्जांपल लैटेंसी। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को सेंड, मतलब वो रिक्वेस्ट सेंड हुआ सर्वर को, फिर दिन वो सर्वर से तुम्हारे पास रिटर्न आया, तो उसका टोटल टाइम कितना लगा, इसको बोलते हैं लेटेंसी। नेक्स्ट इज थ्रूपुट, कि रिक्वेस्ट हैंडल्ड पर सेकंड,
कि एक पर्टिकुलर सेकंड पे वो कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, उसको रेस्पॉन्ड कर सकता है सर्वर, कि एक पर्टिकुलर सेकंड में वो कितने रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। अवेलेबिलिटी मतलब तुम्हारा सिस्टम टोटल कितने टाइम के लिए जगा हुआ रहता है, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम के लिए वो अप है। स्केलेबिलिटी कि वो ग्रोथ को हैंडल कर पाता है कि नहीं पाता, तो स्केलेबिलिटी में होता है। फॉल्ट टॉलरेंस वर्क्स इवेंट, कुछ अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर तुम वर्टिकल स्केलिंग करते हो तो तुम्हारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। अगर तुम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हो तो तुम्हारा फॉल्ट टॉलरेंस क्वाइट बेटर होगा, क्योंकि तुम्हारा मल्टीपल सर्वर्स है। तो मान लो अगर एक सर्वर क्रैश भी हो गया तो लोड बैलेंसर दूसरे सर्वर पे डेटा, दूसरे सर्वर पे तुम्हारे रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। एंड कंसिस्टेंसी तो है ही, क्योंकि वो एसिड प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है। ओके, तो लास्ट इज दी रोड मैप, जिस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आना चाहिए, आराम से 1-2 महीने में हो जाएगा। बैकएंड डेवलपमेंट, कि तुमको बैक डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, कोई सा भी हो, चाहे तुम्हारा नोड जेएस हो, चाहे स्प्रिंग बोट हो, चाहे पाइथन का हो, कोई सा भी हो, वो और 2 to 3 months लगेगा मिनिमम। ओके, देन डेटाबेसेस है, फिर नेटवर्किंग है। तो ये इस पर्टिकुलर पैटर्न पे फॉलो कर सकते हो फॉर योर सिस्टम डिजाइन, अगर तुमको सिस्टम डिजाइन सीखना है तो। एंड देन व्हाट आर द फाइनल की टेकअवेज, कि आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्टार्ट विथ मोनोलिथ, पहले कोई सा भी अगर तुम एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसको तुम मोनोलिथ रखो। फिर जैसे जैसे करके यूजर ग्रोथ बढ़ेगा, तुम उसको माइक्रो सर्विसेज पे कन्वर्ट कर देना, माइग्रेट कर देना। तुम्हारा जो भी सर्विसेज है उसको माइक्रो सर्विसेज पे माइग्रेट कर देना। फिर तुमको कोई भी जॉब के लिए राइट टूल चूज करना चाहिए। अगर तुमको रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है तो एसक्यूएल लो, अगर तुमको स्केलिंग करना है तो नो एसक्यूएल लो, अगर तुमको स्पीड चाहिए, मतलब तुमको कैचिंग करना पड़ेगा, तो तुम रेडिस लो, अगर तुमको सिंक्रोनस प्रोसेसिंग करना है तो तुम कैफका लो। ओके, तो स्पीड इज अ फीचर, तो सीडीएन प्लस कैचिंग मिलके तुम्हारा जो भी टोटल रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको 10 to 100x फास्टर बना देता है। ओके, देन तुम्हारा सिस्टम फेलियर को हैंडल करता है उस हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। एंड ऑलवेज डू हॉरिजेंटल स्केलिंग, नॉट वर्टिकल स्केलिंग। ओके, ओके देन, थैंक यू।